हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है जिसके हम कई पार्ट पढ़ चुके हैं पहले, और उस टॉपिक का नाम है अपना प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में हमने अलग अलग इनके प्रकार पढ़ लिए हैं। पहले इनका जिक्र हमने पहले कर लिया था कि भी इसके वर्गीकरण में किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो आप ज़रूर इसको याद रखें कि इसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इंटीमेसी, इम्प्लांटेशन, ठीक है। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। तीन प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का प्लेसेंटा होता है, और घनिष्ठता के आधार पर और रोपण के आधार पर कितने प्रकार का प्लेसेंटा होता है। इन सब की स्टडी हम पिछले जो हमारी वीडियो थे उनमें हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इस प्लेसेंटा पर, क्योंकि प्लेसेंटा का कार्य क्या है, मात्रक उत्तकों से, प्लेसेंटा का मूल क्या है, कार्य क्या है, मात्रक उत्तकों से आवश्यक पदार्थों को भ्रूणीय उत्तकों तक पहुंचाना, प्लस दूसरा कार्य क्या है, भ्रूणीय उत्तकों से अपशिष्ट पदार्थों को मात्रक उत्तकों तक पहुंचाना। ठीक है। तो इन दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में जो मदद की जाती है वो मदद की जाती है यहाँ पर कोरियोनिक विलाई के माध्यम से। और कोरियोनिक विलाई के माध्यम से जब इनके अंदर जो आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का जो आदान प्रदान है, जो प्लेसेंटा के माध्यम से मात्रक उत्तकों से लिया जा रहा है, तो इनका वितरण किस प्रकार से होता है, उस वितरण के आधार पर प्लेसेंटा को अलग अलग रूपों में विभक्त किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। जिसमें पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ठीक है। तो विलाई के वितरण के आधार पर पहला जो चरण है वो है, प्रकार है इसका डिफ्यूज्ड प्रकार का प्लेसेंटा। और डिफ्यूज्ड प्रकार के प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो विलाई का वितरण है वो संपूर्ण प्लेसेंटा पर एक समान होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे एक प्लेसेंटा हमने बनाया है यहाँ पर, और इस प्लेसेंटा पर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है विलाई का। विलाई का वितरण कंप्लीट प्लेसेंटा पर एक समान। लिख सकते हैं यहाँ पर प्लेसेंटा पर विलाई का वितरण एक समान होता है, ठीक है। एक समान होता है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा और जंतुओं की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा स्पंजी टाइप का होता है एक तरीके से। और इन जंतुओं में जो आवश्यक जो पदार्थ हैं, अनावश्यक पदार्थों का जो आदान प्रदान है, उसमें अवरोध की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसे आप, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं
ये पाया जाता है पिग के अंदर तथा लीमर के अंदर। ठीक है, तो इन जंतुओं के अंदर आप व्हेल के अंदर भी इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, ये भी तो मैमल है। तो डिफ्यूज्ड प्रकार के प्लेसेंटा में क्या होता है कि विलाई का वितरण जो है वो प्लेसेंटा पर एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कोटिलिडन टाइप का। कोटिलिडनरी टाइप का प्लेसेंटा, इसको हम कहते हैं बीजपत्रीय। इस प्रकार के प्लेसेंटा में देखो क्या होगा, ये मान लीजिए प्लेसेंटा है, तो यहां पर छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, अनेक बीज पत्र बन जाएंगे। विलाई का जो वितरण है वो एक समान न रह करके बीज पत्रों के रूप में रहता है। विलाई का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एक समान न होकर बीज पत्रों के रूप में देखा जाता है। तो कोटिलिडनी टाइप का जो प्लेसेंटा है उसको जो है हम स्टडी करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा आपको कि भी यहाँ पर छोटे छोटे बीज पत्र बन जाते हैं पूरे प्लेसेंटा पर। और ये जो है एग्जाम्पल इसका देखने को मिलेगा आपको काऊ के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं आप कि जो भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, घास चरने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर इस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो इसमें हमने दो पढ़े, डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा और कोटिलिडन टाइप का प्लेसेंटा। थर्ड है इसमें जोनेरी टाइप, ये नीचे लिख लेते हैं, जोनेरी टाइप का प्लेसेंटा। ठीक है, जोनेरी टाइप के प्लेसेंटा में क्या होता है, अलग अलग जोन बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो जोन है वो कंप्लीट रूप से और इनकम्प्लीट रूप से दोनों तरीके से बनते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के प्लेसेंटा में आपको एक एग्जांपल आपको और दूंगा मैं। ये जैसे प्लेसेंटा है यहाँ पर, तो इस प्लेसेंटा में जोन बन जाते हैं, वितरण के आधार पर अलग अलग जोन बन गए। ये लीजिए, तो यहाँ पर क्षेत्र बन जाते हैं, या एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया पर ही इनका वितरण देखने को मिल सकता है। ये लो, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है, प्रकार इसके हैं दो, और वो कौन कौन से हैं देखो, कंप्लीट जोनेरी और दूसरा है इनकम्प्लीट जोनेरी। कंप्लीट जोनेरी में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है उस पर विलाई का वितरण जैसे एक पट्टी के रूप में बन रहा है, ठीक है, बैंड के रूप में बन रहा है। यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये बैंड के रूप में बन रहा है, ठीक है। अब कंप्लीट जोनेरी में क्या होगा, पूरे संपूर्ण प्लेसेंटा पर एक पट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और इनकम्प्लीट में क्या होता है, संपूर्ण पर नहीं होता पट्टी का निर्माण। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं छोटा सा, ये रेकून में देखने को मिलता है। जैसे
ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये कंप्लीट प्लेसेंटा है। इस कंप्लीट प्लेसेंटा पर क्या होगा, अलग अलग जोन बनेंगे। तो जोन जैसे ये विलाई का पार्ट है, तो विलाई का इस तरीके से वितरण, जिसमें केवल इतना ही वितरण रह पाया हो, तो केवल इतना वितरण रहा, तो इसका मतलब एक सरफेस यहाँ पर खाली रह गई, ठीक है। तो एक सरफेस यहाँ पर खाली रहने का मतलब है कि ये कंप्लीट जोन नहीं बन पाया, एक कंप्लीट पट्टी नहीं बन पाई। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो तो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा, ठीक है। आप लोग देखते हैं आजकल मार्केट में इस तरीके की घड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें कि आप इस तरीके से खोलो उसको और यहाँ लगा लो, ठीक है। इस तरीके के बेल्ट मिलते हैं, है ना, और एक घड़ी बांध रखी है हमने। तो ये पूरा क्या है, एक ये घड़ी का एग्जाम्पल सटीक रहेगा इसमें, कि घड़ी के एग्जाम्पल में क्या है कि ये तो क्या है, कंप्लीट प्लेसेंटा, मतलब इसका वितरण चारों तरफ एक समान है, ठीक है। दूसरी तरफ इस तरीके के जो आजकल मिलते हैं, घड़ी मिलती है या फिर और भी जो पहनने के लिए आभूषण वगैरह मिलते हैं, उनमें क्या होता है कि केवल इतना ही आवरण रह पाता है, बीच की सरफेस यहाँ पर खाली रह जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट जोनरी, ठीक है। तो इसे आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है रेकून, ठीक है। रेकून के अंदर आपको इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक और है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं डिस्कोइडल टाइप का प्लेसेंटा। इसमें ये लास्ट है, ये 4 प्रकार है इसमें। डिस्कोइडल मतलब विलाई का वितरण डिस्क या तस्तरी के रूप में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये प्लेसेंटा है, अब इस प्लेसेंटा पर जो विलाई का वितरण है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्क की फॉर्मेशन में हो रहा है, तस्तरी के रूप में हो रहा है, ठीक है। अगर केवल एक ही जगह पर इसका निर्माण हो तब तो ये क्या कहलाएगा, मोनो डिस्कोइडल, जिसमें क्या होता है, केवल एक ही जगह पर एक निश्चित स्थान पर डिस्क का फॉर्मेशन होता है, केवल एक ही डिस्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे, अगर यहां पर एक के अलावा 2 डिस्क का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, बाई डिस्कोइडल कहलाएगा, जिसमें विलाई का जो वितरण है वो 2 डिस्क में होता है। एग्जाम्पल है इसका मंकी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर 4 प्रकार के प्लेसेंटा, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ठीक है। तो विलाई के वितरण के आधार पर, क्योंकि विलाई ही क्या करती है, यहाँ पर हमने जैसे पहले पढ़ा कि विलाई का मुख्य कार्य क्या है, आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, वो कार्य विलाई ही करती है। तो विलाई के वितरण के आधार पर ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, विस्तृत रूपों में जैसे डिफ्यूज्ड है, फिर बीज पत्रों के रूप में, ठीक है, पट्टी या बैंड के रूप में, या डिस्क के रूप में, ये जो अलग अलग प्रकार के प्लेसेंटा हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आएगा, इसको भी हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि इसका जो लास्ट क्लासिफिकेशन का जो
पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, औत्तिकी के आधार पर। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रोसर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और इसके क्लासिफिकेशन का जो मुख्य आधार है वो है यहाँ पर मौजूद बैरियर्स, जो डिफरेंट टाइप के बैरियर्स जो मौजूद होते हैं जिनको पार करना पड़ता है, चाहे वो यूटेराइन ब्लड हो या फिर फीटल ब्लड हो। ठीक है, तो ग्रोसर ने ये बताया कि जो यूटेराइन टिश्यू हैं और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू हैं, दोनों के मध्य कुछ बैरियर्स मौजूद होते हैं, और वो बैरियर जो होते हैं वो लेयर के रूप में मौजूद होते हैं। और वो लेयर कौन कौन सी हैं और उसके बेसिस पर ये कितने प्रकार का प्लेसेंटा होता है, उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। लेकिन आपको अभी मैं बता देता हूँ कि ये लेयर कौन कौन सी होती हैं। 3 लेयर तो होती हैं फीटस की, ठीक है, और 3 लेयर होती हैं मैटरनल। कौन कौन सी होती हैं देखो, फीटल एंडोथीलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल एपिथीलियम। ये 3 लेयर तो होती हैं भ्रूणीय ऊतकों की, और फिर 3 लेयर होती हैं जिसमें मैटरनल, कई किताब वालों ने यूटेराइन भी लिख रखा है, कोरियोनिक भी लिखते हैं कई, ये हैं मैटरनल एपिथीलियम। इससे जस्ट उल्टा चलेंगी ये, फिर आ जाती हैं मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट मैटरनल एंडोथीलियम। कुल 6 स्तर होते हैं, ठीक है। ये 6 स्तर क्या है, अब इधर की तरफ क्या है, यहां पर क्या है, फीटल ब्लड है, और इधर क्या है, मैटरनल ब्लड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ब्लड पूल इधर बना हुआ है और एक तरीके से यहाँ पर ब्लड पूल बना हुआ है। दोनों प्रकार के ब्लड पूल में कभी भी मैटरनल, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, मैटरनल तथा फीटल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। इनके अंदर जो पूरा जो आदान प्रदान है वो विसरण विधि पर आधारित है। आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का जो वितरण है वो सभी विसरण पर आधारित है। तभी हम कहते हैं ना कि भी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ज़्यादा जो हाई डोज जो हैं या ड्रग्स जो होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, या एल्कोहलिक बेवरेज वगैरह हैं वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पैरासीटामोल का भी सेवन करती हैं तो क्या होगा कि उस पैरासीटामोल का असर जो है वो भ्रूणीय ऊतकों पर भी होगा। और अगर दूसरे किसी पदार्थों का सेवन किया जाता है तो सभी प्रकार के जो टॉक्सिक नेचर के जो पदार्थ हैं उनका असर जो होता है वो उस एम्ब्रियोनिक टिश्यू पर ज़रूर पड़ता है। और यही कारण होता है कि अगर तरह तरह की जो दवाइयाँ या ड्रग्स हम यूज़ लेते हैं तो उसमें एबॉर्शन वगैरह के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या फिर भ्रूण के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है
या भ्रूण के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन है वो भी आप देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी रीजन रहते हैं। उसका कारण क्या है कि मैटरनल जो ब्लड है उसी से क्या हो रही है, उस भ्रूणीय ऊतकों की आपूर्ति हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो निश्चित रूप से उसकी ग्रोथ पर असर होगा। जैसे मलन्यूट्रिशन हम देखते हैं कि अगर किसी माता के अंदर ब्लड के अंदर अगर कमी है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी है और जो पोषक पदार्थ हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है, तो उन कमियों का असर जो होता है वो भ्रूण के विकास पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पर हम देखते हैं कि भ्रूण का वज़न कम होता है, या फिर उसकी ग्रोथ सही रूप में नहीं हो पाती है, या फिर वो टाइम जो होता है 9 महीने का जो टाइम होता है उससे पहले डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब रीज़न जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं उस माता के खान पान पर ही। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड जो है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाता, उसको क्या है इन 6 लेयर को पार करना पड़ता है। तो ये ग्रोसर ने ये बताया, और ग्रोसर के आधार पर ग्रोसर ने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया कि ये सभी लेयर 6 लेयर जो होती हैं वो हर एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे जैसे इसने क्लासिफिकेशन के आधार बताए, उस आधार पर क्या होता है एक एक लेयर कम हो जाती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि केवल जो मैटरनल ब्लड है वो डायरेक्ट जो फीटल एंडोथेलियम के संपर्क में आ जाता है। भाई होगा क्या, अगर सपोज कीजिए कि किसी जंतु के अंदर ये वाली लेयर जो हैं वो दोनों मौजूद नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू जो डायरेक्ट क्या है फीटल कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ गए, इसलिए इनको ज़्यादा अवरोध को पार नहीं करना पड़ा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको 6 लेयर को पार करना पड़ता है। तो ये किस प्रकार से हिस्टोलॉजी के बेसिस पर कितने इसके टाइप होते हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसके माध्यम से करेंगे। वो अपना इसमें प्लेसेंटा से रिलेटेड जो है वो अपना लास्ट वीडियो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का जो अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।